एक 12 मंजिल जितना ऊंचा भारत के अगले संस्करण का लॉन्च व्हीकल GSLV Mark III, 2 शक्तिशाली सॉलिड स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स, एक लिक्विड कोर स्टेज एवं CE20 इंजन युक्त क्रायोजेनिक अपर स्टेज के साथ प्रक्षेपण के लिए तैयार है। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए 60 के दशक से भारत ने एक लंबा और कठिन मार्ग तय किया है। इस तकनीक की जानकारी और बारीकियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निकटता से संरक्षित की जाती है और हमने इसे बड़े पैमाने पर स्वदेशी प्रयासों के माध्यम से एक कठिन तरीके से सीखा है। SLV3, ASLV और PSLV जैसे महत्वपूर्ण मील के पत्थरों को पार करते हुए इस कठिन मार्ग ने इसरो को 1990 के दशक में पहुंचाया जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV के सफलतापूर्वक विकास के द्वार तक। GSLV का निर्माण 2 टन वर्ग के उपग्रहों को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित करने की स्वदेशी क्षमता के विकास के उद्देश्य से किया गया था। GSLV Mark I में रूसी क्रायोजेनिक अपर स्टेज इस्तेमाल हुआ, जबकि Mark II में स्वदेशी क्रायोजेनिक अपर स्टेज का इस्तेमाल हुआ। Mark III पहले के रॉकेटों का तकनीकी उत्तराधिकारी है, परंतु ये स्ट्रक्चर, साइज और स्टेजेस के हिसाब से Mark I और II से पूरे तौर से भिन्न है। Mark III के डिजाइन को पहले के रॉकेटों के विकास के दौरान एवं समय के साथ प्राप्त किए गए अनुभव का उपयोग करके सिद्ध और अनुकूलित किया गया। 2014 में Mark III की संरचना का उड़ान की वायुमंडलीय दौरान टेस्टिंग किया, जिसमें ये क्रू मॉड्यूल को 126 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले गया। इस वाहन के दोनों सॉलिड और लिक्विड प्रोपल्शन चरणों ने सटीकता के साथ कार्य किया। क्रू मॉड्यूल को बाद में एक नियंत्रित तरीके से पृथ्वी पर सफलतापूर्वक बंगाल की खाड़ी में उतारा गया था। GSLV Mark III D1 मिशन का श्रीहरिकोटा से जून 2017 के दौरान प्रक्षेपण किया जाना निर्धारित है। इस वाहन की कुल लंबाई लगभग 43.43 मीटर है और लिफ्ट ऑफ होने से पहले इसका वजन लगभग 640 टन होगा। 2 बड़े सॉलिड S-200 बूस्टर्स इस वाहन का पहला चरण है। इनमें से प्रत्येक बूस्टर की लंबाई 25.7 मीटर और व्यास 3.2 मीटर है, जिसमें करीब 204.35 टन सॉलिड प्रोपेलेंट भरा है। बूस्टर्स में एक फ्लेक्स सील कंट्रोल नोजल है, जिसका इस्तेमाल वाहन को सही दिशा देने के लिए भी किया जा सकता है। दूसरा चरण L110 नामक कोर स्टेज है, जो लगभग 21.39 मीटर लंबा और व्यास में 4 मीटर है। इसमें 112.2 टन अर्थ स्टोरेबल लिक्विड प्रोपेलेंट भरा है। इसमें 2 क्लस्टर्ड विकास इंजन्स हैं, जिनमें से प्रत्येक 2.9 मीटर लंबा और व्यास में 1 मीटर है। रॉकेट का तीसरा चरण क्रायोजेनिक अपर स्टेज है। ये 13.5 मीटर लंबा, व्यास में 4 मीटर है। इसमें 27.5 टन लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन है। क्रायोजेनिक ईंधन अन्य ईंधनों की तुलना में अधिक थ्रस्ट प्रदान करते हैं। यही कारण है कि ये अधिक कुशल है। तकनीकी चुनौती ये है कि इन ईंधनों को उनके अत्यधिक निम्न तापमान से लेकर उनके बाद के इग्निशन और कंबशन तापमान तक प्रबंधित करना होता है। इसरो का नव विकसित CE20 इंजन इस चुनौती का उत्तर है। यह लगभग 186 किलो न्यूटन्स के थ्रस्ट या जोर का उत्पादन करता है। वाहन के शिखर पर एनकैप्सुलेटेड असेंबली है, जिसमें पेलोड एडेप्टर PLA, ओजाइव पेलोड फेयरिंग OLPF और सैटेलाइट है। Mark III में बड़े उपग्रहों को समायोजित करने के लिए एक बड़ा फेयरिंग है, जिसका 5 मीटर व्यास, 10.7 मीटर लंबाई और 121 घन मीटर आयतन है। इस वाहन का डिजाइन VSSC तिरुवनंतपुरम में हुआ। LPSC तिरुवनंतपुरम ने Mark III के 2 प्रमुख चरण L110 और C25 को विकसित किया। IPRC महेंद्रगिरी में L110 और C25 के फ्लाई स्टेज को एकीकृत किया गया।
वाहन के सभी चरणों को SDSC शार में ले जाया गया, जहां इन्हें एकीकृत कर लॉन्च के लिए तैयार किया गया। GSLV Mark III D1 मिशन अपनी पहली डेवलपमेंटल उड़ान में 3.1 टन का GSAT-19 प्रक्षेपित करेगा। GSAT-19 उन्नत सुविधाओं से लैस एक उन्नत संचार उपग्रह है। सैटेलाइट में मल्टी बीम KU और का बैंड पेलोड है, जो 4 Gbps का हाई थ्रूपुट प्रदान करते हैं। इसमें जियोस्टेशनरी रेडिएशन स्पेक्ट्रोमीटर है, जो चार्ज पार्टिकल्स की प्रकृति और विशेषताओं का अध्ययन करेगा। इससे जियोस्टेशनरी रेडिएशन पर्यावरण की निरंतर दीर्घकालीन निगरानी में मदद मिलेगी और वैज्ञानिकों को भविष्य के उपग्रह सिस्टम की योजना और निर्माण करने में सक्षम बनाएगी। GSAT-19 अंतरिक्ष यान में कई नए तकनीकी एलिमेंट्स हैं, जिन्हें इसरो के विभिन्न केंद्रों और इकाइयों द्वारा विकसित किया गया है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद ने उपग्रह के संचार पेलोड को विकसित किया है। GSAT-19 एंटीना फीड्स को साकार करने में पहली बार 2 नए निर्माण तकनीक, डायरेक्ट मेटल लेजर सिंटरिंग और एल्यूमिनियम लाइंड CFRP को लगाया गया है। अंतरिक्ष यान पर स्थित KU और का बैंड एंटीना भारतीय मेनलैंड के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऊपर हाई गेन स्पॉट बीम्स बनाएंगे। ये उपग्रह उपयोगकर्ता टर्मिनलों को KU और का बैंड के संचार की सुविधा उपलब्ध कराएगा। उपग्रह के लिए गेटवेज का बैंड में कॉन्फ़िगर किए गए हैं। एक ऑप्टिकल फाइबर लिंक गेटवे के इंटरकम्युनिकेशन के लिए स्थापित किया जाएगा। स्पॉट बीम्स की सटीकता बनाए रखने के लिए GSAT-19 को ऑन बोर्ड एंटीना ट्रैकिंग सिस्टम के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है। LPSC बेंगलुरु ने ईंधन प्रणाली घटक प्रदान किया। नई उच्च प्रदर्शन AR-250 लिक्विड एपोजी मोटर, लैंप और मॉड्यूलर प्रोपल्शन गैस मॉड्यूल LPSC तिरुवनंतपुरम द्वारा विकसित की गई है। VSSC ने सोलर पैनल्स और पायरोस के लिए एंटेना, योक्स और सबस्ट्रेट्स जैसे सभी कंपोजिट तत्वों की आपूर्ति की। 100 एम्पियर लिथियम आयन बैटरी VSSC और आइजैक द्वारा विकसित की गई। लियोस ने सभी सेंसर्स और नए प्रौद्योगिकी एलिमेंट्स जैसे Mark III स्टार सेंसर, माइक्रोकास, फाइबर ऑप्टिक जायरोस, मेंस बेस्ड एक्सेलेरोमीटर बनाए, जबकि IISU ने अंतरिक्ष यान के लिए इनर्शियल एलिमेंट्स प्रदान किए। इसरो सैटेलाइट सेंटर आइजैक बेंगलुरु अंतरिक्ष यान कॉन्फ़िगरेशन फाइनलाइजेशन, मेन फ्रेम इलेक्ट्रॉनिक पैकेजेस के निर्माण और अंतरिक्ष यान के समग्र परीक्षण और असेंबली के लिए कार्यरत था। आइजैक ने जियोस्टेशनरी रेडिएशन स्पेक्ट्रोमीटर पेलोड भी विकसित किया था। इस केंद्र ने स्वदेशी 70 वोल्ट DC-DC कन्वर्टर्स, बस बार्स, मिनिएचर हीट पाइप एक्सपेरिमेंट और लूप हीट पाइप एक्सपेरिमेंट जैसी नई प्रौद्योगिकियां भी विकसित की। GSAT-19 को केमिकल प्रोपल्शन सिस्टम के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है, जो लगभग 10 साल तक मिशन को चलाएगा। ये SDSC शार से लॉन्च किया जाएगा, जो अंतरिक्ष यान के यहां आने से लेकर और उसके लॉन्च होने तक की सभी लॉन्च ऑपरेशंस के लिए जिम्मेदार है। हासन स्थित मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी प्रक्षेपण से लेकर उपग्रह के जीवन काल के अंत तक उसका संचालन करेगा। Mark III वाहन का लिफ्ट ऑफ दोनों सॉलिड बूस्टर्स के एक साथ प्रज्वलन होने से होगा। 114 सेकंड पर लिक्विड कोर स्टेज को प्रज्वलित किया जाएगा। 139.98 सेकंड पर वाहन के बूस्टर्स बर्नआउट होंगे और वे वाहन से अलग हो जाएंगे। लगभग 224.84 सेकंड्स पे पेलोड पेयरिंग अलग हो जाएंगे। लिक्विड कोर स्टेज 317.12 सेकंड तक जलेगा और फिर वाहन से अलग हो जाएगा। 2 सेकंड बाद C-25 स्टेज प्रज्वलित होगा और करीब 600 सेकंड तक चलेगा। करीब 964 सेकंड बाद ये चरण बंद हो जाएगा। इसके कुछ सेकंड बाद GSAT-19 को GTO में इंजेक्ट किया जाएगा। इसकी पेरिजी 170 किलोमीटर और एपोजी लगभग 36,000 किलोमीटर होगी। जब उपग्रह अपनी अंतिम कक्षा में पहुंचेगा, तब उसके सोलर पैनल्स और टेलीकम्युनिकेशन एंटीनास को डिप्लॉय किया जाएगा।
हल्का हो या भारी, एक उपग्रह को कक्षा में रखना एक बड़ा काम है। ये लक्ष्य हासिल करने के लिए इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, फिजिक्स, गणित और डायनामिक्स को मिलकर सटीकता से काम करना जरूरी है। GSLV Mark III D1 अभी तक हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम की रूट फिलॉसफी अंतरिक्ष विज्ञान की आम आदमी की सेवा के लिए एक और उपलब्धि होगी।